हाय गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं एनवायरनमेंट की घटना चक्र और जिसमें हम पढ़ रहे हैं रामसर सम्मेलन। आज हम पढ़ेंगे रामसर सम्मेलन। आइए देखते हैं। जैव विविधता पृथ्वी पर जल व थल दोनों जगह पाई जाती है। जैव विविधता क्या होता है? पृथ्वी पर जो है जल एवं थल दोनों ही जगहों पर पाई जाती हैं। आर्द्र भूमियाँ भी जैव विविधता का एक बड़ा संग्रहाहार हैं। आर्द्र भूमि भू क्षेत्र जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का क्षेत्र है। आर्द्र भू क्षेत्र प्रकृति में पानी को सोखने और छानने के विशाल स्पंज हैं। ये पोषक पदार्थों की मात्रा को कम करके तलछटों को हटाकर जल को शुद्ध करते हैं। बाढ़ के दौरान नम भूमियाँ पानी में मौजूद तलछट और पोषक तत्वों को अपने में समा लेती हैं और सीधे नदी में जाने से रोक लेती हैं। तो आर्द्र भूमि किसे कहते हैं? जहाँ पे थोड़ा बहुत भी जल होता है उसे हम आर्द्र भूमि कहते हैं। नदी, तालाब, झील और जहाँ दलदल वाली भूमि होती है उसे हम क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर ईरान में अवस्थित एक नगर है। रामसर कहाँ अवस्थित है? तो ईरान में अवस्थित एक नगर है तथा 2 फरवरी 1971 में यहीं हुई बैठक के बाद इस कन्वेंशन की नींव पड़ी। वर्ष 1975 में यह पूर्णतः क्रियान्वित हो गया, यानी यह प्रभावी रूप से लागू हो गया रामसर सम्मेलन। तो रामसर दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। और रामसर सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो 2 फरवरी 1971 को हुई थी। और ये प्रभावी कौन से डेट से ये प्रभावी हुई? तो 1975 से ये प्रभावी हो गई। कौन से वर्ष में ये प्रभावी हुई? तो 1975 में। रामसर सम्मेलन में हुई बैठक के कारण इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। भारत में इस कन्वेंशन को 1 फरवरी 1982 से लागू किया। भारत इसमें कब शामिल हुआ? तो 1982 में शामिल हुआ था। भारत में फरवरी 2022 तक विश्व भर में स्थित रामसर स्थलों की कुल संख्या जो है 2439 है। इन रामसर स्थलों के अंतर्गत कुल इतने हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित हैं, इसका कोई मतलब नहीं कितने हेक्टेयर क्षेत्र हैं। उल्लेखनीय है कि यूनाइटेड किंगडम के सर्वाधिक 175 रामसर स्थल सूची में शामिल है। इसके बाद मैक्सिको के 142 है। रामसर सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। तो रामसर सचिवालय का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1971 में। ये प्रभावी कब हुआ? तो 1975 से प्रभावी हो गया रामसर कन्वेंशन। ईरान में हस्ताक्षरित आर्द्र भूमियों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के उपलक्ष्य में इसे मनाया गया था। वर्ष 2018 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम थी धारणी शहरी भविष्य हेतु आर्द्र भूमियाँ, जबकि वर्ष 2020 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम थी आर्द्र भूमि और जैव विविधता, जबकि वर्ष 2021 में इसकी थीम थी आर्द्र भूमि और जल, वेटलैंड एंड वाटर। वर्ष 2022 में इसकी थीम है लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन है? गुजरात है। भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य जो है गुजरात है, जबकि आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है। आगे देख लेते हैं। रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है। इस सूची में भारत के कुल अब जो है 75 स्थल शामिल हैं। इसमें 49 स्थल है, जबकि अब टोटल कितने हैं? 75 स्थल है। और सबसे ज़्यादा स्थल इस टाइम तमिलनाडु में है, 14 स्थल। एक राज्य के तहत सबसे ज़्यादा स्थल किस में है? तो तमिलनाडु में जो 14 है। और दूसरा आता है यूपी जिसमें 10 है। अब 10 कौन से यूपी में कौन कौन से रामसर स्थल हैं इसको आप तैयार कर लीजिएगा, पूछ सकता है। तो ये अपडेट देता है। 75वां रामसर साइट कौन सा है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए।
आगे पढ़ते हैं, ये सारे साइट हैं। आगे देखते हैं, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड उन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में उन आर्द्रभूमियों का रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन या तो हो गया है या हो रहा है या होना संभावित है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2012 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में आर्द्रभूमियों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का आंतरिक आर्द्रभूमि 69.22% क्षेत्र तथा तटीय आर्द्रभूमि के अंतर्गत 27.13% क्षेत्र था, जबकि शेष जो है 3.64% क्षेत्र सूक्ष्म आर्द्रभूमियों के अंतर्गत आते हैं। ये 2012 का रिकॉर्ड है और जो अब आया होगा वो 2023 का रिकॉर्ड आया होगा, तो इसे आप अपडेट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है फर्स्ट, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था जैव ईंधन के, वनों के, नम भूमि के, शुष्क भूमि के। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नम भूमि को ही हम आर्द्रभूमि भी कहते हैं। जहाँ पे थोड़ा बहुत भी पानी पाया जाता है वो आर्द्रभूमि के अंतर्गत आता है। यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर ईरान में अवस्थित एक नगर है। 2 फरवरी 1971 में यही हुई बैठक के बाद इस कन्वेंशन की नींव पड़ी, जो 1975 से पूर्णतः लागू हो गया। रामसर में हुई बैठक के कारण ही से रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। और आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। रामसर कहाँ है? तो यह ईरान में अवस्थित एक शहर है। रामसर सम्मेलन संबंधित है जलवायु परिवर्तन से, ओजोन परत संरक्षण से, कीटनाशक प्रदूषण से, आर्द्रभूमि संरक्षण से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है रामसर सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बेगूसराय, बांका, भागलपुर, भोजपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बेगूसराय में बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र अवस्थित है। बिहार का प्रथम रामसर स्थल काबरताल आर्द्रभूमि राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड या आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और 2022 की थीम है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्यवाही, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। और 2023 की थीम क्या है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका आंसर है ए, गुजरात। भारत में लवणीय आर्द्रभूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, जबकि दूसरा है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्द्रभूमि क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव और वुलर झील। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी को जो है रामसर का दर्जा दिया गया है। एक बार आप लोग लिस्ट जरूर देख लीजिएगा। रामसर सूची में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची है। इस सूची में वर्तमान में भारत के कुल 75 स्थल शामिल है, जिसमें चिल्का झील उड़ीसा में है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केवलादेव राजस्थान में है, राजस्थान, और लोकटक झील जो है मणिपुर में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है 7, निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है? गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, सुंदरबन, भोज आर्द्र स्थल। तो इसका आंसर है सी और डी, दोनों ही है। सुंदरबन को भी आर्द्र स्थल मतलब रामसर कन्वेंशन में रखा गया। भोज आर्द्र स्थल, भोज को ही भुज आर्द्र स्थल भी कहते हैं, जो गुजरात में है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसको। 30 जनवरी 2019 को सुंदरबन आर्द्रभूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया। तो सुंदरबन को कब शामिल किया गया था? 30 जनवरी 2019 को। अतः सुंदरबन और भोज
दोनों रामसर स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ये IAS में पूछा गया है क्वेश्चन। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है? मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, या हो रहा है, या होना संभावित है। जिस देश में आर्द्रभूमि अवस्थित है उसे आर्द्रभूमि के कोर से 5 किलोमीटर के दायरे में मानव क्रियाकलाप को निषिद्ध यानी रोक करने के लिए विधि अधिनियमित करना चाहिए। आर्द्रभूमि का बचा रहना इसके आसपास के रहने वाले कतिपय समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं तथा परंपराओं पर निर्भर है और इसलिए उसके अंदर की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। इसे विश्व विरासत स्थल की स्थिति प्रदान करनी चाहिए। तो इसका आंसर है ए। क्या कह रहा है? मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, या हो रहा है, या होना संभावित है। उसे हम किस में रखेंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि को हम मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में रख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, या हम इसका पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मॉन्ट्रियो या मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड उन अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमियों की सूची में उन आर्द्रभूमियों का रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन या तो हो गया है, या हो रहा है, या होना संभावित है। तो उसे हम किस में रखेंगे? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्रभूमि या बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। आर्द्रभू क्षेत्र जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र होते हैं। आर्द्रभू क्षेत्र प्रकृति में पानी को सोखने और छानने के विशाल स्पंज हैं। ये पोषक पदार्थों की मात्रा को कम करके तलछटों को हटाकर जल को शुद्ध करते हैं। बाढ़ के दौरान नम भूमियाँ पानी में मौजूद तलछट और पोषक तत्वों को अपने में समा लेती हैं और सीधे नदी में जाने से रोक देती हैं पोषक तत्वों को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, भारत की आर्द्रभूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्द्रभूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। भारत में तटीय आर्द्रभूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्रभूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। केवल एक ही कथन सही है, दूसरा कथन सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ष 2012 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में आर्द्रभूमियों के कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्रभूमियों के अंतर्गत 69.22% क्षेत्र तथा तटीय आर्द्रभूमि के अंतर्गत 27.13% क्षेत्र था, जबकि शेष 3.64% क्षेत्र सूक्ष्म आर्द्रभूमियों के अंतर्गत आते थे। आर्द्रभूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन है? गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामसर कन्वेंशन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्रभूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्रभूमियों के अपवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है सी, केवल तीसरा कथन सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु रामसर अभिसमय
फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में हस्ताक्षरित हुआ। यह अभिसमय दिसंबर 1975 से प्रभावी हुआ या लागू हुआ। इस अभिसमय के अनुसार सदस्य देशों में नामित आर्द्रभूमि स्थल को संरक्षित रखना सदस्य देशों का क्या है, उत्तरदायित्व है। तथापि सदस्य देश सभी की आर्द्रभूमियों के संदर्भ में यह अधिदेशात्मक नहीं है, मतलब यह अधिदेशात्मक नहीं है। इससे किसी पक्षकार देश से उसके क्षेत्र की आर्द्रभूमियों के संवर्धन और जहाँ तक संभव हो उनके विवेकपूर्ण उपयोग की बात कही गई थी। अतः कथन जो है फर्स्ट गलत है। भारत में आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु विधिक रूप से बाध्यकारी विनियामक प्रणाली की स्थापना हेतु सर्वप्रथम कदम जो है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के तहत उठाया गया है। इसमें विनियामक प्रणाली के माध्यम से देश की चिन्हित महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों के अपकर्ष की रोकथाम एवं उनके संरक्षण को संबोधित करने के साथ ऐसी आर्द्रभूमियों की एक राष्ट्रीय सूची तैयार करने की बात की गई है। इस नीति प्रस्ताव के अनुसरण में एक बहुविषयक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था, जिसने आर्द्रभूमियों के लिए एक विनियामक रूपरेखा तैयार की। इसी विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार द्वारा आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 जारी किए गए। आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 के तहत आर्द्रभूमि की परिभाषा के दायरे में आर्द्रभूमि पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले क्षेत्रों यथावत क्षेत्र यानी ड्रेनेज एरिया या जल ग्रहण क्षेत्र कैचमेंट रीजन जैसा कि प्राधिकार अथॉरिटी द्वारा निर्धारित किया जाए को भी शामिल किया जाएगा। ये किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा विभिन्न अधिनियम एवं करार। आगे देखते हैं हम। जैव विविधता के संरक्षण हेतु समय समय पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अधिनियम एवं करार किए जाते रहे हैं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं, देखते हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी। तो अधिनियम कब बना? 2002 में बना, दिसंबर 2002। और जबकि प्राधिकरण कब बना, अथॉरिटी कब आई? तो 2003 में। इसका मुख्यालय जो है चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप अनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, जैव विविधता पर अभिसमय कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के साथ समन्वय में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो खाद्य एवं कृषि हेतु पादप अनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण, विनियमन और सतत प्रयोग द्वारा खाद्य सुरक्षा की गारंटी प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। विश्व विरासत अभिसमय तथा मरुस्थलीकरण का सामना करने हेतु राष्ट्रीय अभिसमय भी जैव विविधता से संबंध रखता है। तो जैव विविधता से हमारे 2-3 कन्वेंशन आए हैं, जैसे एक है आपका जैव विविधता पर अभिसमय जो अभी COP15 हुआ है। COP15 कहाँ हुआ है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आगे देखते हैं। भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है, जिसमें 75 स्थल हैं, ताकि इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए। जो भी स्थल हैं जो संकटग्रस्त हो रहे हैं, इन सभी को संरक्षण प्रदान करने के लिए आर्द्र स्थल या रामसर कन्वेंशन घोषित किया जाता है और साथ ही उनके धारणीय उपयोग की अनुमति भी दी जाती है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल संरक्षण संगठनों की एक वैश्विक भागीदारी है जो पक्षियों, उनके आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता को संरक्षित करने हेतु कार्यरत है। यह प्रकृति के संरक्षण हेतु विश्व की सबसे बड़ी भागीदारी है, जिसके विश्व भर में 121 भागीदार हैं, यानी 121 देश उसके सदस्य हैं। यह संस्था महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में स्थलों की पहचान करती है। अब तक ऐसे 12,000 से अधिक क्षेत्रों की पहचान की जा चुकी है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना ब्रिटिश पर्यावरण
पर्यावरणविद जो है नॉर्मन मायर्स द्वारा दी गई थी। तो हमने कल ही पढ़ा था कि जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द को किसने प्रस्तुत किया था, तो नॉर्मन मायर ने किया था। ये क्या है, पर्यावरणविदवाद है। पर्यावरण जैव सुरक्षा पर कार्टेजना उपसंधि या प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक एमओपी मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर 23 से 27 फरवरी 2004 के मध्य संपन्न हुई थी। तो जैव सुरक्षा या हम यह कह सकते हैं जैव विविधता से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल आता है, तो हमारा वो प्रोटोकॉल है कार्टेजेना प्रोटोकॉल। किससे संबंधित है, तो जैव विविधता से संबंधित है। ये कहाँ हुआ था, पहला हुआ था मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, फरवरी 2004 में संपन्न हुआ। भारत में जैव सुरक्षा उपसंधि या प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर 23 जनवरी 2001 को किया गया था। जैव सुरक्षा उपसंधि या प्रोटोकॉल आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबंध है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैव सुरक्षा उपसंधि या प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सदस्य नहीं है। बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु भारत में अथवा भारत से बाहर किसी अनुसंधान पर आधारित किसी आविष्कार के लिए या भारत से अभिप्राप्त जैव संसाधन पर आधारित जानकारी के लिए ऐसा आवेदन करने से पूर्व राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करना आवश्यक है, मतलब अनुमोदन लेना आवश्यक है। आगे देखते हैं। एनबीए जैव चोरी को रोकने, देसी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करने का कार्य करता है। वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। ट्रैफिक एक गैर सरकारी संगठन, ये सरकारी संगठन नहीं है ट्रैफिक, जबकि गैर निजी सरकारी संगठन है, मतलब निजी प्राइवेट सर है। आगे देखते हैं। यह सतत विकास जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में वन्य पादपों एवं जंतुओं के व्यापार पर निगरानी रखने का कार्य करता है। ट्रैफिक क्या करता है, तो यह वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार पर निगरानी रखने का कार्य करता है। ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन पादपों एवं जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा नहीं हो। कुल मिला के जो लोग व्यापार करते हैं, शिकार करते हैं पादपों और जीव जंतुओं का, तो उस पर कौन रेगुलेशन बनाता है, तो ट्रैफिक की स्थापना जो है वर्ष 1976 में की गई थी। यह वर्ल्ड वाइड फंड एवं आईयूसीएन की रणनीतिक गठबंधन है, मतलब आईयूसीएन और वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा ट्रैफिक की स्थापना की गई थी। यूनेप के अंतर्गत ये एक ब्यूरो नहीं है, मतलब यूनेप का संबंध इससे नहीं है। तो ट्रैफिक का संबंध किससे है, किसने इसकी गठन की, तो WWF प्लस आईयूसीएन ने इसका गठन किया था। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ की स्थापना चेन्नई तमिलनाडु में की है, जिसका उद्देश्य है जैव विविधता नीतियों में व्यावसायिक दक्षता, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज तथा क्षमता निर्माण कैपेसिटी बिल्डिंग का विकास करना है। तो किसके साथ मिलकर जो है भारत विकास करेगा, तो नॉर्वे के साथ मिलकर जैव विविधता से संबंधित नियम और नीति बनाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया है, तो दिसंबर 2002 में पारित किया गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। 1 दिसंबर 2002 को जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था, तो अधिनियम यह है 2002 में पारित किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा बी। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था। ये प्राधिकरण है यानी अथॉरिटी है, तो ये कब स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2003 चेन्नई में पारित किया। चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? भारत में कृषि संरक्षण के लिए कैसे जैव विविधता प्राधिकरण सहायक है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो एनबीए जैव चोरी को रोकता है तथा देसी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कृषि पादपों के आनुवंशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षतः मॉनिटर करता है इसका निरीक्षण करता है। तो ये बात गलत है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। तो ये बात भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 3 कथन सही है, जबकि सेकेंड वाला सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु भारत में अथवा भारत से बाहर किसी अनुसंधान पर आधारित किसी आविष्कार के लिए या भारत से अभी प्राप्त जैव संसाधन पर आधारित जानकारी के लिए ऐसा आवेदन करने से पूर्व राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। एनबीए जैव चोरी को रोकने तथा देसी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई। यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात या निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 3 सही है, जबकि दूसरा नहीं सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल संरक्षण संगठनों की एक वैश्विक भागीदारी है जो पक्षियों, उनके आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता को संरक्षित करने हेतु कार्यरत है। यह संस्था महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता के क्षेत्र के रूप में स्थलों की पहचान करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैव विविधता में कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक MOP-1 वर्ष 2014 में फिलीपींस में हुई। तो हम इसको पढ़े थे कि यह हुई थी मलेशिया में, कुआलालंपुर में, जो मलेशिया की राजधानी है। भारत जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल पर समझौता हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। जैव सुरक्षा उपसंधि या प्रोटोकॉल आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से संबंध है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल विविधता पर समझौता का सदस्य है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है जैव विविधता से संबंधित नहीं है या उसका सदस्य नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी कथन सही है, जबकि भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है। इसलिए ये भी गलत है, 4th भी गलत है और 1st भी गलत है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक जो है MOP मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 23 से 27 फरवरी 2004 के मध्य संपन्न हुई थी। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि या प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर 23 जनवरी 2001 को किया था और जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से संबंध है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल पर समझौते का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है 7। वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, इसका नाम है ट्रैफिक, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक ब्यूरो है। तो ये यूनेप के तहत कार्य नहीं करता। ये वर्ल्ड वाइड फंड प्लस IUCN के अंतर्गत आता है। ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि
वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। तो सेकंड ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। भारत रामसर अभिसमय रामसर कन्वेंशन का एक पक्षकार है। उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए? इन सभी स्थलों को मनुष्य के लिए पूर्णतः अगम्य बना देना चाहिए, मतलब जहां मनुष्य बिल्कुल ना जा सके, ताकि उनका शोषण न किया जा सके। इन सभी स्थलों का पारिस्थितिक तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और इनमें केवल पर्यटन और मनोरंजन की अनुमति दी जाए। ये भी ऐसा भी नहीं है, इसलिए दोनों कथन गलत हो चुके हैं। प्रत्येक स्थल के विशेष मानदंड और विशेष अवधि सुनिश्चित करते हुए उन विशेष अवधियों तक बगैर किसी शोषण के उन सभी स्थलों का पारिस्थितिक तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए तथा इसके बाद भावी पीढ़ियों द्वारा उनके धारणीय उपयोग के लिए अनुमति दी जाए। तो ऐसा भी नहीं है। इन सभी स्थलों का पारिस्थितिक तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ ही साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। डी आंसर सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है, यानी हस्ताक्षर करता है। उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किए हैं, टोटल है 75 वह कौन सा है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि इन सभी स्थलों का पारिस्थितिक तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ ही साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति भी दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप अनुवांशिकी संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि है। मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय विश्व विरासत, थर्ड ऑप्शन है विश्व विरासत अभिसमय है। जैव विविधता से संबंध रखता है, तो कौन रखता है? तीनों ही जैव विविधता से संबंधित हैं। आगे देखते हैं। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप अनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, जैव विविधता पर अभिसमय, विश्व विरासत अभिसमय तथा मरुस्थलीकरण का सामना करने हेतु राष्ट्र अभिसमय, ये सभी जो है जैव विविधता से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। तो कहाँ की है? देहरादून में, चेन्नई में, शिलोंग में, दिल्ली में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चेन्नई में की है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जैव विविधता तथा संयुक्त राष्ट्र व विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, जिसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।